नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार है। एक्चुअली अगर 2024 को भी देखें और जिस तरह से 27 से 28% की तेजी हमने पिछले साल आते हुए देखी थी, ज़्यादातर लोग यहां पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इवन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताने लगे थे कि सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और अगर पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें तो हमने ज्वेलरी की खरीदारी तो लगातार देखी है, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिमांड में हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। अक्रॉस द वर्ल्ड भी यही हाल यहाँ पर रहा है। इवन एज रिकॉर्ड खरीदारी थी पिछले साल में, हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए देखी। अब क्योंकि सोना ऑल टाइम हाइज पर है, ग्लोबल मार्केट्स में एक शिफ्ट है यहाँ पर मैप में। जिस तरह से हमने फिजिकल गोल्ड यहाँ पर सिंगापुर, दुबई और यूके से यूएस जाता हुआ देखा है, ये किस तरह का ट्रेंड है, इसे कैसे रीड करना चाहिए और इंडियन मार्केट्स में इस ऑल टाइम हाई के क्या मायने हैं, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड किस तरह से होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेफ गोल्ड के फाउंडर गौरव माथुर, रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड विक्रम धवन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाई, आपसे पहले बात करना चाहेंगे, और एक तबका है बाजार का जो शायद अभी भी थोड़ा छोटा है लेकिन लगातार बढ़ता रहा है और ग्रोथ बहुत ज़ोरदार है, वो है डिजिटल गोल्ड बाइंग। कैसे देखते हैं आप नंबर्स? अगर हम पिछले 2-3 साल निकाल के देख लें, किस तरह की ग्रोथ आपने यहाँ पर बनते हुए देखी है? मनीषा जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। नंबर के हिसाब से देखे जाएं तो पिछले 12 महीने में करीब 9-10 हजार करोड़ के सेल आए हैं कुल मिला के डिजिटल गोल्ड में, और ये करीब 40% हायर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो मोटा मोटा देखेंगे तो टनेज तो फ्लैट ही है, जितना दाम करीब 35% बढ़े हैं तो टोटल वैल्यू 40% बढ़ी है, तो टनेज शायद 5% बढ़ी है और दाम में 35% का बढ़ावा है। तो इसीलिए ओवरऑल ग्रोथ तो पिछले साल में करीब 40% है। उसके पिछले 1-2 साल से पहले भी यही 40-50% साल भर की ग्रोथ डिजिटल गोल्ड में देख रहे हैं हम लोग। गौरव, आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग है अब लोगों में, हमने ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर आता हुआ देखा है, इवन एज टिकट साइज मस्ट हैव गॉन डाउन? एक्चुअली अगर आप देखें तो जब डिजिटल गोल्ड पिछले 4-5 साल से ही पार्टिसिपेशन तो बहुत हाई है, मतलब कोई आपके 5-6 करोड़ 7 करोड़ कस्टमर होंगे, तो मेन बढ़त आई है टिकट साइज में, एक्चुअली बढ़त आई है। जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा है डिजिटल गोल्ड में, जैसे जब शुरू हुआ था प्रोडक्ट, जैसे आप समझे 6-7 साल पहले, तब एवरेज टिकट साइज 150-200 रुपए के बीच में होता था जब जब पहले प्रोडक्ट शुरू हुआ था। अभी एवरेज टिकट साइज करीब 1500-2000 रुपए के बीच में पहुंच गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी वाइड स्प्रेड था, 5-6-7 करोड़ लोग थे जिन्होंने खरीदा था 4 साल पहले भी, पर उन्होंने बहुत छोटे छोटे राशि में खरीदा था। अभी जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा है प्रोडक्ट में और लोगों ने देखा है कि एक्चुअल फिजिकल गोल्ड है, वॉल्ट में है, जब चाहे मिलता उन्हें, तब उसके कारण काफी टिकट साइज में बढ़त आया हमारा। गौरव, और कौन है ये लोग जो यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं अपने फ़ोन में, अपनी ऐप से? इज इट मोर अबाउट मिलेनियल्स या आपको लगता है कि हमने एज ज़्यादा इन सेंस ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर जुड़ते हुए देखी है? एक्चुअली वो टिकट साइज की बढ़त आई है, जैसे उम्र की भी, एवरेज एज की भी बढ़त आई है। जैसे अगर ओके। पहले शुरुआत में 25 से 30 साल की उम्र एवरेज, अब 26-27 साल ले लीजिए 5-6 साल पहले, अभी वो 30-35 साल के बीच में हो गई होगी। अब ये भी है कि जो कस्टमर 5 साल पहले आए थे उनके पास पैसे कम थे, वही अभी जो 27 साल का था अभी वो 32 साल का हो गया, तो वो भी थोड़ा शिफ्ट हुआ है। पर दूसरी बात यह है, जैसे जैसे मतलब कोई भी प्रोडक्ट देखिए, जो नया प्रोडक्ट होता है तो यंगर पीपल अडॉप्टेड, जैसे जैसे वो और सेटल होता है मार्केट में, देन द ओल्डर पीपल आल्सो स्टार्ट अडॉप्टिंग इट, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग विद डिजिटल गोल्ड आल्सो। गौरव, इसके साथ ही क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं मार्केट में यहाँ पर डिजिटल गोल्ड को लेकर, तो आप कहेंगे इन दैट सेंस यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पर इसे कैसे देखना चाहिए, और क्या राय देंगे आप जो लोग यहाँ पर डिजिटल गोल्ड इसे खरीदना चाहते हो? और माई पॉइंट बी इन सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग इज कि कितने लोग यहाँ पर डीम कराने के लिए आते हैं इसे और कितना लंबा होल्ड करते हैं? अच्छा, तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो एक बहुत सीधी सच्ची चीज है कि आप देख लीजिए किसके पास ट्रस्टी है, और वो थोड़ा थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि कोई भी डिजिटल गोल्ड प्लेयर जिसका ट्रस्टी है, जो आपको जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं बैंकरप्सी रिमोट रखता है, कि इफ द डिजिटल गोल्ड प्लेयर गोज बैंकरप्ट, योर गोल्ड शुड ऑलवेज बी सेफ। तो ये अगर आप उसकी ट्रस्ट डीड या ट्रस्टी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लेयर तो बहुत हैं, थोड़े चुने हुए प्लेयर हैं जिनका एक्चुअली असली में ट्रस्टी है, तो वो कोई भी होमवर्क करके अगर वो होमवर्क करेगा, उनको पता लग जाएगा कि कहाँ उनका गोल्ड एक्चुअली सेफ है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस और कहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है।
तो वो तो काफी आसान है देखने का। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। मेरा सवाल ये था कि अगर जब लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए लेते हैं और हाँ कितना रिडीम करते हैं, कितना होल्ड करते हैं, यूजुअली क्या ट्रेंड रहा है? हाँ, तो वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो जब जब दाम इतने नहीं नहीं बढ़ते, तब ऑलमोस्ट 30-40%, अगर आप 3 साल, वो एवरेज होल्ड पीरियड 2 से 3 साल का होता है। तो अगर आप दाम थोड़े फ्लैट रहेंगे या धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब 30-40% आके फिजिकल में रिडीम कर लेंगे। पर जब दाम इतने ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, 30-40% एक साल में बढ़ते हैं, तब वो रिडेम्पशन कम हो जाता है और लोग बेचने लग जाते हैं ज्यादा, क्योंकि उनके पैसे अच्छे बन गए। वो तो सोचते हैं कि अच्छा, मैंने 6,000 में खरीदा था, अभी तो 9,000 हो गया या 8,500 हो गया। तो फिर वो रिडेम्पशन 10-15% हो जाता है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की, जहाँ पर हमने अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। और जैसे कहा गया 5 से 7 करोड़ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, लगातार हमने ग्रोथ आते हुए देखी है। 2024 में ही 40% का इजाफा हमने यहाँ पर इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा है वैल्यू के तौर पर। बात हम यहाँ पर अब ETFs की करेंगे। एंड विक्रम, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नंबर्स जनवरी के एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग थे। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स एंड क्लियरली लोगों ने पूरा फायदा उठाया है गोल्ड की तेजी का। और अगर जैन में भी इन्वेस्ट किया हो तो मिड फेब में भी यहाँ पर गेंस के साथ हम लोग खड़े हैं। एक्चुअली विक्रम, थोड़े समय पहले ऑफिस में, स्टूडियोज में हमारे यहाँ पर एक फंड वाले आए हुए थे। उन्होंने कहा उन्होंने खुद यहाँ पर फ्लेक्सी फंड्स में गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्लियरली ये कॉन्वर्सेशन 4-5-6 साल पहले शायद नहीं होती थी, लेकिन अब ये आम बात है सभी का कहना कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर में भी हैं। शुक्रिया बहुत बहुत अपने शो में इनवाइट करने के लिए मनीषा जी। देखिए, जैसे जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स और इंडियन मार्केट मैच्योर होगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और मल्टी एसेट अप्रोच का जो रुझान वो ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप देखें, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में, वहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स वैल्यू में भी और क्वांटिटी में भी जो कि डाइवर्सिफाइड है, वो कई हद तक ज़्यादा है जो आप इंडियन मार्केट में देखते हैं। तो जैसे जैसे वक्त आगे चलेगा, जैसे जैसे पोर्टफोलियोज बड़े होंगे, जैसे जैसे मार्केट और मैच्योर होगा, वैसे वैसे इन्वेस्टर्स को मेन ब्रेड एंड बटर एसेट क्लास, जैसे आपका इक्विटी है, डेट है, उसके बियॉन्ड उनको एवेन्यूज चाहिए होंगे। क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है विद लेस वॉलेटिलिटी इन योर पोर्टफोलियो। तो इसीलिए गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है अभी इन्वेस्टर्स के थ्रू। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गोल्ड और सिल्वर एक ETF फॉर्म में क्रिएट करते हैं, तो ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इसमें सेफ्टी है, इसमें सिक्योरिटी है, इसमें जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंडियन गोल्ड और सिल्वर ETF की रेगुलेशंस हैं वो सबसे वर्ल्ड में स्ट्रिक्टेस्ट हैं। ना कि सिर्फ AMC सेबी से रजिस्टर्ड है और कंट्रोल्ड है और रेगुलेटेड है, बल्कि जो कस्टोडियन है वो भी रेगुलेटेड, रजिस्टर्ड और कंट्रोल्ड है। तो एक डबल सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफर करते हैं ये गोल्ड ETF। और ये सब जितने भी गोल्ड ETF हैं, ये सब बैक्ड हैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर बार्स में। इसमें सेबी रेगुलेशन के मुताबिक कम से कम 95 to 96% इन गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जहां तक आप देखेंगे जो फैक्ट शीट अवेलेबल है सब गोल्ड ETFs की, उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली 99 से लेके 100% तक इसमें गोल्ड में निवेश होता है। इसमें ना कोई लेंडिंग होती है, ना कोई बोरिंग होती है, ना कोई ट्रेडिंग होती है। ये सिर्फ जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो फिजिकल बार्स में जाता है, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी की फिजिकल बार्स होती हैं, जो कि LBA में स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए सेफ्टी, सिक्योरिटी, और आज की तारीख में सब लोग जो म्यूचुअल फंड में भी ट्रेड करते हैं वो ऐप के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो एक क्लिक ऑफ द बटन से आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, फीचर्स देखते हुए ये एक ही बहुत ही अच्छा एक विकल्प है इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी स्पेस में एक्सपोजर लेने का। विक्रम, आप भी कहेंगे कि एक अवेयरनेस, मैच्योरिटी इंडियन मार्केट्स में आई है, जिस तरह से गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और अगर हम पिछले एक साल का 2024 के नंबर्स उठा के देखें तो वो क्या पैटर्न दर्शाते हैं? देखिए, गोल्ड जो हमने जो इन्फ्लोज देखे इंडस्ट्री में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक 3 से 4 गुना एटलीस्ट इन्फ्लोज बढ़ेंगे।
इसमें जैसे आपने बहुत सही तरीके से बताया कि जो मल्टी एसेट फंड हैं या डाइवर्सिफाइड फंड हैं वो भी गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज देखते देखते और क्योंकि साइज ऑफ द मार्केट बढ़ रहा है और साइज ऑफ द हाइब्रिड फंड्स बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में। और आप जैसे देख रहे हैं जो मार्केट वॉलिटिलिटी है उसमें काफी लोगों ने रियलाइज किया है कि एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज देखते हुए मैं समझता हूं कि ये कोई 40, 50 या 30% CAGR ग्रोथ नहीं होने वाली है आने वाले साल में। आप बात कर लीजिए 1x 2x या 3x, उस तरह की कोई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमको दिख रही है अगले कुछ सालों में। वेल एब्सोल्युटली। विक्रम, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का फोलियो इंक्रीज हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है और किस तरह के AUMs हैं अब इस बाजार में। देखिए AUMs जो हैं अभी इस समय अगर आप देखें तो अगर आप ग्लोबल AUMs की बात करें तो ग्लोबल AUM करीब 200 से 250 बिलियन है। हम लोग अभी करीब $6 बिलियन पे हैं, $6-7 बिलियन पे हैं। सो देखा जाए तो हम अभी एक बहुत स्मॉल पार्ट हैं अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें तो। और फोलियोज जो हैं वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ द फोलियोज जितने भी हैं यूनिक फोलियोज हैं वो सब ETFs मिला के उनका कवरेज है गोल्ड और सिल्वर ETF में। सो ये क्योंकि लेकिन एक डिफरेंस है, जो पहले जो इन्वेस्टर्स सिर्फ म्यूचुअल फंड्स इकोसिस्टम में थे वो ETFs को गोल्ड और सिल्वर ETF को एक्सेस करते थे, यूज करते थे। लेकिन अभी हमने देखा है कि स्पेसिफिकली लोग इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर ETF में एक्सपोजर लेने के लिए नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो रियलाइज करते हैं कि इस होल्डिंग गोल्ड in ETF form is the best proposition for them। चाहे उनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो या चाहे उनको आगे जाके फिजिकल गोल्ड की डिमांड हो, लेकिन एक्यूमुलेशन जो है वो ये समझ रहे हैं कि एक बहुत ही एफिशिएंट वे है गोल्ड ETF के थ्रू गोल्ड एक्यूमुलेट करने का। तो ये सब चीजें जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बट जैसे मैंने बताया अभी स्टिल अगर हम देखा जाए तो ग्लोबली अभी हम स्टिल बहुत स्मॉल हैं। वी आर जस्ट 3-4% ऑफ द टोटल ग्लोबल AUM। और यहाँ से हम आगे ही बढ़ सकते हैं काफी रैपिडली। वेल एब्सोल्युटली, जो नंबर्स आपने शेयर किए हैं फंड्स के तौर पर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, वो 200 बिलियन ग्लोबली एंड 6 to 7 बिलियन इंडिया, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो क्लियरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर, पेपर बाइंग या फंड बाइंग के तौर पर हम काफ़ी पीछे हैं अभी। आप दोनों से एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे एंड गौरव, पहले आपसे क्या कहेंगे आप जो लोग यहाँ पर सोने में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है, उसमें भी हमने टन्स ऑफ नंबर्स आते हुए देखे थे, लेकिन बिकॉज दैट इज आउट और लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप उनके लिए इफ यू हैव टू पुट आउट अ पिच और इफ यू हैव टू टेल देम कि आके ये खरीदना बेहतर है, तो क्या कहेंगे? गौरव, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। तो सीधी बात है कि अगर आपको ऑप्शन चाहिए फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी लेने के लिए तो फिर डिजिटल गोल्ड से बेहतर आपका और कोई ऑप्शन है नहीं। ये कस्टोडियन जो हमारा है वो तो वही रेगुलेटेड कस्टोडियन है, सेबी रेगुलेटेड कस्टोडियन है। क्वालिटी ऑफ द गोल्ड इज एक्चुअली हायर प्योरिटी देन ऑल द ETFs आल्सो हैव। इट्स 99.99% प्योरिटी। तो मतलब बिल्कुल हाईएस्ट प्योरिटी फिजिकल गोल्ड जो दुनिया में मिलती है, और स्टैंडर्ड मार्केट में तो 99.5% प्योरिटी देते हैं। तो जो एब्सोल्यूट हाईएस्ट प्योरिटी है वो गोल्ड बार हैं आपके पास। और आपकी प्राइसिंग भी फ्रॉम अ फिजिकल गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट्स द बेस्ट इन द मार्केट। तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि मुझे इवेंचुअली फिजिकल गोल्ड डिलीवरी लेने का ऑप्शन चाहिए, अगर बेचने की इच्छा होगी तो आप बेच सकते हो, तब ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप और फिर आप गोल्ड लीज भी कर सकते हो, तो आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो आपकी हर साल आपको कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई एनुअल मैनेजमेंट फीस नहीं है। आपको आप 2-3% अपना गोल्ड बढ़ा सकते हो। तो जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चला गया, ये गोल्ड मेटल लीजिंग आपका ऑप्शन है। तो ओवर टाइम अगर आपको एक्यूमुलेट चाहिए, डिलीवरी का ऑप्शन चाहिए, तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड पर अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेडिंग करनी है, तब बहुत आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऑप्शन है। आपको सिर्फ इन आउट जाना है, फिर शायद डिजिटल गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा।
पॉइंट टेकन। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स की करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट का तरीका यहाँ पर ETFs एंड फंड्स एंड फ्लेक्सी फंड्स और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो भी सोने में फिजिकल तौर पर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है। उनके क्या नंबर्स हैं, क्या विकल्प हैं, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बाजारों में बहुत बड़ा तबका अभी भी जो इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, वो फिजिकल फॉर्म में करता है। राजेश जी, पिछली बार आपने मुझे कहा था कि 80% इंडियन ज्वेलरी बाइंग अभी भी सॉलिड गोल्ड में होती है, और जिस तरह के रिटर्न्स अब हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं, आप कहेंगे वो एक सेंस हमने और भी स्ट्रांग होते हुए देखी है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय संस्कृति में ही गोल्ड फंसा हुआ है। हर कोई चाहता है कि जब भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है तो गोल्ड खरीदना सबसे पहला इच्छा रखता है। उसके पीछे बहुत सारी परिपाटियां है। इसके पहले जब भी कोई त्योहार आता है, मुहूर्त आता है, तो उसको शुभ माना जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ डिमांड की एक सबसे ज्यादा, फिजिकल डिमांड की सबसे ज्यादा मांग रही है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 80% सॉलिड गोल्ड बिकता है, तो सॉलिड गोल्ड का मतलब यह है कि ज्वेलरी ज्यादा पसंद की जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब कभी कोई गोल्ड खरीदता है तो वो एज अ लीगेसी के तहत समझता है कि नहीं, ये मेरे पास आने के बाद ये मेरे बहू को दूंगी या मेरे बेटी को दूंगी, या अगर कोई पिता लेता है तो अब सोचता है कि ये ब्रेसलेट है, ये अंगूठी है, ये मेरे बेटे के पास जाएगा। तो ये कनेक्शन होने के कारण काफी इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है। इस वजह से ज्यादातर लोग, मैं देखता हूँ हमारे, अगर मैं फिगर्स में बात करूं तो 142 करोड़ के आसपास की हमारे पास पॉपुलेशन, अगर मैं उसको सिर्फ लेडीज में देख लूं 71 करोड़ का 60%, अगर एक आंकड़ा आता है कुछ 42 करोड़ लोग लेडीज, तो फिजिकल बाइंग करती है, वो फिजिकल खरीदती है। और अगर मैं इसमें अगर जितने भी जेंट्स हैं उन लोग को भी ऐड कर देता तो वो फिगर चले जाता है करीब 60 करोड़ के आसपास। तो ये टोटल पॉपुलेशन का एक मोर देन, मतलब नियर बाय 50% पॉपुलेशन फिजिकल खरीदारी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। और उसके अलग अलग तरीके के बहुत सारे फायदे हैं कि लोगों को वो खरीदने के बाद टच एंड फील का एक महत्व होता है। जब कभी भी कोई ज्वेलरी लेते हैं तो वो उसे कोई भी फंक्शन में पहनते हैं तो उनको उनका स्टेटस सिंबल दिखता है, उनको उनकी लाइफस्टाइल दिखती है। ये एक प्रकार से केवल गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहा है, तो ये एक फैशन बन गया है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक स्टेटस बन गया है। और अपनी चीजें बाद में आगे कैसे फॉरवर्ड करना, या अपनी चीजें दूसरे को कैसा दिखाना है और बताना है कि देखिए ये लीगेसी के साथ मेरी दादी ने मुझे दिया है, मेरी माँ ने मुझे दिया है। तो ये एब्सोल्युटली जी। राजेश जी, एक और चीज़ जो इसमें है, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम यहाँ पर ज्वेलरी भी लेते हैं, अगर पिछले 12 महीने की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से प्राइसेस में तेज़ी हमने आते हुए देखी है, रीसाइकल वर्सेस एक्सचेंज कैसे देखते हैं आप? बहुत सारे लोगों ने आके अपना सोना नहीं बेचा, जो कि मैंने पहले हाईस पे होता हुआ देखा था। बिल्कुल। देखिए, जब कभी भी सोने के रेट्स एकदम से बढ़ते हैं तो थोड़ा मार्केट में हल्का सा एक ठहराव आता है, लेकिन ठहराव के बाद फिर से डिमांड आ जाती है, क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रेट ये ठीक है। हाँ, दोनों टाइप के कस्टमर है। कई बार ऐसा है कि किसी का बजट अगर नहीं बैठता है तो वो कोशिश करते हैं कि पुराना सोना अपना लेके आए और उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए। माने किसी के यहाँ शादी है या किसी कोई फंक्शन है और उसमें नाम का किसी का अगर बजट है और उसमें उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से 28 और 30% के एकदम से एक साल में गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि चलो अपना पुराना सोना हम लोग कुछ निकाल के एडजस्ट करके निकाल लेते हैं। लेकिन साथों साथ इसका एक दूसरा एंगल भी है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अपना पुराना सोना हम घर पे ही रखते हैं, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने तो इसको खरीदा था केवल ज्वेलरी के लिए कि हमें शादी है या हमें स्टेटस सिंबल के लिए, टच एंड फील के लिए, फैशन के लिए, लेकिन इसका तो ये फायदा हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो इस वजह से एक नया एक क्लाइंटल हमारे साथ जुड़ गया है जो इसे खरीदारी करता है। ये उल्टा ये सोचने में लग गया है अभी, ये काम करिए, जो अपना घर में रखा है ना उसको रखे रहने दीजिए, नया ले लेते हैं और कहीं इन्वेस्ट करने से अच्छा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अच्छा, ये एक खास बात ये भी है कि पहले हमारे पास जो क्लाइंटल आते थे फिजिकल मार्केट में खरीदारी करने के लिए, तो अबव 40 ये हमारा क्लाइंटल एज रहता था, लेकिन हमारा क्लाइंटल एज ही हमारा 25 to 40 हो गया है। जैसे देखा होगा, शादी का एक एवरेज जो एज है वो 25 के आसपास है। तो शादी होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं, अभी मैं गोल्ड भी खरीदना चाहिए, ये मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है। वेल एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि जो खरीदार हैं वो कई लोगों के घरों में सोना जाता है तो निकलता ही नहीं है, वो भी एक काफ़ी प्रचलन है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में। वेल, इसी के साथ लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। फिर चाहे इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में हमने स्ट्रॉन्ग होते हुए देखी हैं, फिर चाहे वो फिजिकल है, डिजिटल है, एंड ऑफ कोर्स ETF एंड फंड्स के थ्रू तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी लोगों ने की ही है। वेल, सोने में जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है, बाजार का मानना है कि और तेज़ी यहाँ पर बन सकती है। तो अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको हमने आज वो सारे विकल्प यहाँ पर फिर से बताए हैं। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में भी इतना समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।